मूल्यवासी, आप देख रहे हो मूल्यवासी आवाज चैनल। अ, हमारे बीच मौजूद है अरुण भाई जोगदिया, जो भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आज उसके साथ शेयर करना चाहेंगे और उससे बहुत कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आज के समय में मीडिया जो है वो अपनी जो फर्ज है वो बराबर नहीं निभा रहा है, या तो वो जानबूझकर कुछ बहुत सारी कुछ गलतियां कर रहा है, जैसे लोगों का कहना है। तो हमने एक नया एपिसोड स्टार्ट किया है आमने सामने में। तो उसको फर्स्ट एपिसोड में अरुण भाई जोगदिया से हम शुरुआत कर रहे हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो हम उसके साथ जानना चाहेंगे यार, आपको भी शेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले चैनल में स्वागत है, मूल्यवासी आवाज चैनल में स्वागत है अरुण भाई जोगदिया आपका। जी आभार शैलेश। अरुण भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी देश में हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से मजदूर लोगों का और बहुत अति गरीब लोगों का जो भी हालात निर्माण हुए हैं, कहीं कहीं देखे तो आप भूख से लोग मरे हैं, कहीं कहीं देखे तो आपने 1000 दो हजार किलोमीटर पैदल चल के लोग गए हैं। तो सरकार ने इसके बारे में क्या आपको लगता है कि सरकार ने कुछ उसका प्री प्लान नहीं बनाया है, या तो उसने कुछ ऐसी जानबूझकर गलती की है? आप क्या बताना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, ये बिना प्लानिंग के नहीं हुआ है, क्योंकि एक चीज समझिए कि भारत में अगर कुछ भी निर्णय लेना हो तो भारत एक लोकशाही देश है और बहुत सारी मशीनरियां काम करती है। तो ये बिना प्लानिंग के हुआ होगा ऐसा मेरा मानना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि ये जो कोरोना का केस था वो जनवरी में भारत में पहला केस हो चुका था। लॉकडाउन हुआ मार्च के एंड में, पहला केस जनवरी में हो चुका था। उसके बाद भी नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम हुआ और लाखों लोगों को अहमदाबाद में बुलाया गया, पैसे देकर बुलाया गया, गाड़ी का खर्चा देकर बुलाया गया और वहां लोगों को इकट्ठा किया गया। और नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम जिस अहमदाबाद में हुआ, आज वही अहमदाबाद सबसे ज्यादा कोरोना का केस गुजरात में वहां से है। तो ये बात भी देखने की है। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये प्लानिंग के बिना नहीं हुआ होगा ऐसा मेरा मानना क्यों है, क्योंकि एक चीज समझिए, इसी लॉकडाउन के बीच में लेबर्स लोगों को खत्म किया गया, 35 लेबर लोगों को खत्म किया गया, जिसमें 8 घंटे काम करने की जगह 12 घंटे का काम कर दिया गया, मिनिमम वेजेस को खत्म किया गया। तो इसमें पूरा ये प्लानिंग के साथ किया गया। कैसे कि देखिए, अगर लेबर अपने घर पर पहुंच गया होता तो घर में शांति से बैठता, टीवी देखता या सोशल मीडिया से कनेक्टिव होता, तो उसे पता चलता कि इस लॉकडाउन के बीच सरकार ने क्या किया। सही बात। तो जरूरी था कि लेबर को कहीं ना कहीं एंगेज कर दिया जाए। तो कैसा एंगेज किया जाए? तो लेबर को अगर भूखमरी में डाल दिया गया तो पहले पेट का सोचेगा, बाद में हक अधिकार का सोचेगा। हाँ, सही बात। इसीलिए जानबूझकर ये किया गया, क्योंकि विदेशों से जो पतियों के लड़के थे या लड़कियां थी, उनको लाने के लिए स्पेशल जेट चलाए गए, विमान चलाए गए, लोगों को लाया। लेकिन मजदूरों के लिए ये नहीं किया गया, क्योंकि जब ये लोग ये अधिकार कर रहे होंगे तो मजदूर अपने पेट की सोच रहा होगा, क्योंकि वो भूखमरी के कगार पर, तो आराम से अधिकार छीन लिए जाएंगे और बाद में क्या किया जाएगा? एक सूखी रोटी देकर मना लिया जाएगा। ये इनकी सोच। तो मुझे ऐसा लगता है पूरा प्लानिंग के साथ किया गया और जानबूझकर मजदूरों को अपने घर पर नहीं जाने दिया गया। सही बात है। देखिए तो अभी अभी देखिए तो राम मंदिर का काम भी निर्माण चालू हो गया है, और कुछ आदिवासी की जमीन हड़पने का भी कुछ कामकाज अभी चल रहा है। जैसे अभी लॉकडाउन है, कोरोना का बहुत सारे तरफ केयर चल रहा है, उसके बीच भी जैसे भी बहुत सारे कामकाज होने लगे हैं। आगे हम चर्चा का तो जारी रखेंगे। देखिए अभी जो 20 लाख करोड़ का जो सरकार ने पैकेज जाहिर किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कि देखिए अभी बहुत सारा 2 महीने यानी 22 तारीख से भी 2 महीने के आजू-बाजू जो लॉकडाउन रहा है, उसमें काफी सारा नुकसान हुआ है। तो उसमें अभी सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज जाहिर किया है, तो क्या लगता है आपको कि हमें कुछ फायदा करेगा, या तो हमें कुछ आगे चलकर कुछ इससे फायदा होगा? देखिए शैलेश, आप मीडिया से है तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लेकर आप अलग-अलग जितने भी मजदूर रोड पर जा रहे हैं, उन्हें जाकर एक बार उनका रिपोर्टिंग जरूर करें, क्योंकि सरकार ने जिस दिन मोदी जी ने ये कहा, उसी दिन मोदी जी ने एक चीज और कही कि सीधा मजदूरों के पास पैसे भिजवा रहे।
आज तक मुझे ऐसा मजदूर नहीं मिला है। और आप मीडिया से तो आप जाकर उनसे पूछिए कि मोदी जी अगर आपको पैसे भिजवा रहे तो आप चलते क्यों जा रहे हैं। बिल्कुल मोदी जी ने टीवी में ये बोला। तो दूसरी बात, 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो आप अगर देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी थी कि जो पहले से ऑलरेडी अलोकेट की गई थी, उसको भी गिना गया। दूसरी बात ये थी कि ये समय पर पैकेज की जरूरत थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी, तो उससे ज्यादा जरूरत थी कि लोगों को खाना पहुंचाना। क्योंकि औरंगाबाद में आप जैसे आपने देखा कि 11 मजदूर कट के मर गए। बहुत सारे ऐसी हाईवे पर घटना भी हुई कि लोग एक्सीडेंट में उनकी जाने गई है। तो सबसे पहले पैकेज से जरूरी ये था कि मजदूरों को घर पर पहुंचाया जाए। ये कैसी बात हो गई कि अभी लड़का जो है उसे खाने के लिए खाना नहीं है और आप बता रहे कि उसकी शादी में मैं मिठाई बनाऊंगा, क्या मतलब है उसका। तो ये ऐसी चीज थी। दूसरी बात ये थी, आप अगर उसको प्रॉपरली अगर 20 लाख करोड़ का पैकेज अगर जब अनाउंसमेंट हुआ तब पीएम की जब बात सुनेंगे तो आपको एक बहुत सारी चीज उसमें दिखेगी। उसमें सबसे पहले ये बात थी कि आत्मनिर्भरता का जो व्याख्या है वो अब चेंज हुई। तो आत्मनिर्भरता की व्याख्या सही में मोदी जी ने चेंज की। एनपीए वाले को लोन मिलेगी, मजदूरों को लोन नहीं मिलेगी। देखने वाली ये बात है कि एनपीए जो भी अभी देश में हुआ है उसमें सबसे ज्यादा एनबीएफसी के लोगों का हाथ है। एनबीएफसी कंपनी सबसे ज्यादा फ्रॉड करती है। तो एनबीएफसी अगर फ्रॉड कर रही है तो ऐसे लोगों को 5,000 करोड़ देने की जरूरत क्या है। दूसरी बात ये सामने आई कि एनपीए वालों को बिना सिक्योरिटी के लोन देंगे आप। सिक्योरिटी देने के बाद, सिक्योरिटी के साथ लोन देने के बावजूद भी वो एनपीए है, तो बिना सिक्योरिटी लोन देने का मतलब क्या है। ये जो सारा 20 लाख करोड़ का पैकेज था, मेरा ऐसा मानना है उसमें मजदूर और किसान के लिए कुछ नहीं था। तो सिर्फ पूंजीपतियों को जो एनपीए हो गया है उनके लिए एक मानवता, पूंजीपति मानवता, सो कॉल्ड पूंजीपति मानवता के लिए पैकेज था। बाकी मजदूर और एससी ओबीसी के लोगों के लिए कुछ नहीं था। बिल्कुल। और आप और एक जबरदस्त बात ये थी संजय साहब, अगर आपने देखा होगा तो निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका ये जब ये 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर कर रही थी तब उनका मीडिया के लोगों को ये जवाब था कि आप लोग जो मजदूर जा रहे हैं उनको रोककर उनका टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक, और आप बता रहे हैं कि हम 20 लाख करोड़ दे रहे हैं, और एक और आप बता रहे हैं कि मजदूरों को चलते जाने दीजिए। दूसरी एक जबरदस्त बात ये थी शैलेश की अभी बहुत सारी लगभग 40 ट्रेनें हैं तो अपना रूट चेंज करके कहीं पर भी जा रही है, और फिर वहां पर उनको फिर क्वारंटाइन किया जाएगा 14 दिन। तो आत्मनिर्भरता का हाल यहीं पर है कि ट्रेनें भी अभी आत्मनिर्भर हो चुकी है, मजदूर मर। सही बात है। दूसरा एक सवाल है अरुण भाई कि देखिए जिस तरीके से अभी कांग्रेस विरोध पक्ष का जो निभा रही है उसकी फर्ज, हम देख सकते हैं कि उसके पहले, लॉकडाउन के पहले बहुत सारी बातों में ऐसे उसे उछल कूद कर रहे थे, और ये लॉकडाउन में हुआ है, कोरोना हुआ, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट चुकी है, तो उसमें से लगता है कि कांग्रेस है कि नहीं है। तो एक कांग्रेस उसका जो विरोध पक्ष की जो उसको निभाना चाहिए वो निभा रही है कि भी क्या कर रही है, उसके बारे में आपका क्या मानना है। देखिए एक चीज समझिए, मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता का कम हाथ था, कांग्रेस का ज्यादा था। अच्छा, हमारा ऐसा मानना है। अच्छा, कैसे जानना चाहिए कैसे? उसका मुख्य कारण था, पहला तो ईवीएम था। ईवीएम में जो घोटाले हुए हैं, वो घोटाले के बीच कांग्रेस और बीजेपी में समझौता हुआ और कांग्रेस ने बहुमती के साथ बीजेपी को आने दिया। गुजरात में 26 सीटों पर घोटाले हुए थे, कांग्रेस के पास सबूत थे लेकिन कांग्रेस चुप रही। अरुण भाई, मैं बीच में एक आपको एक सवाल करना चाहूंगा। आपने जो ईवीएम का जिक्र किया है, ठीक है, तो एक 2013 में भी कुछ घटना घटी थी ईवीएम के बारे में, कुछ सुखादा ऐसा भी आया था, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा संक्षिप्त में समझाएं जिससे लोगों को जानकारी मिलेगी। बीजेपी के अभी के सांसद है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट में केस किया। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट कहा कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, राइट, मतलब घोटाला होता है। और यही चीज को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में समझौता हुआ
कि 2005-2009 में हमने घोटाला किया, अब 2014 और 2019 में घोटाला करके जीता। इसीलिए कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता में लाया, मेरा समझ। दूसरी बात ये समझिए, अगर विपक्ष अपनी भूमिका निभाता होता तो आज जनता रोड पे नहीं होती। समझिए, गुजरात मोहल्ला बता रहे, तो गुजरात के बहुत सारे ऐसे जिले थे कि जहां मजदूरों को बार बार रोड पर आना पड़ा। सूरत ऐसा जिला था जहां 5 बार लोगों को रोड पर आना पड़ा। सही बात। तो विपक्ष रोड पर नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल अरुण भाई, देखिए अभी गुजरात में भी कुछ जो भूपेंद्र चुडासमा करके है, उसमें कुछ उसका जो इलेक्शन था वो अमान्य ठहरा गया, तो उसके बारे में भी कहीं ना कहीं ईवीएम जवाबदार है, ठीक है। तो उसके बारे में भी कुछ बात करिए, जैसे लोगों को क्लियर होगा कि सरकार ने क्यों इसका जो इलेक्शन है उसको रद्द किया था, उसका परिणाम। तो उसके बारे में भी आपको जानकारी है तो उसको बताइए, जैसे ईवीएम के बारे में लोगों को। हाँ, उसमें क्या था कि भूपेंद्र सिंह चुडासमा जो जिस सीट से लड़ रहे थे, वो सीट पर क्या हुआ, उन लोगों ने पोस्टल बैलेट की जो गिनती थी वो गिनती नहीं करवाई। पहली नियम ऐसा है कि पोस्टल बैलेट की पहले गिनती होगी, बाद में ईवीएम मशीन के वोट की गिनती होगी। भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने वहां का जो एग्जीक्यूटिव अधिकारी जो था, उसको जबरन कहा कि आपको ईवीएम के वोट की गिनती करनी है। अच्छा, आपको पहले बैलेट पेपर के वोट की गिनती करनी नहीं है, आपको ईवीएम की गिनती करनी है। तो सवाल ये था कि भूपेंद्र सिंह चुडासमा को ईवीएम पर इतना भरोसा क्यों था, और बैलेट पेपर इतना अविश्वास, इतना डर क्यों था। और हालांकि साबित भी यही हुआ कि बैलेट पेपर के वोट अगर देखे तो उसमें बीजेपी जीत नहीं रही थी, मशीन के वोट में जीत रही थी। बिल्कुल। तो यही घोटाला हुआ कि बैलेट पेपर की गिनती नहीं हुई, और बाद में ये केस चला, अभी 3 साल तक ये केस चला। गुजरात हाईकोर्ट ने बोला कि भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने ये घोटाला किया था अधिकारी के साथ मिलकर। लेकिन एक चीज और देखने वाली शैलेश ये थी कि इतना बड़ा मुद्दा था, लेकिन कांग्रेस कहीं पर भी इसको लेकर विरोध में या कहीं पर भी लेकर कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की इसको लेकर, या कहीं पर भी सोशल मीडिया में उनका आईटी सेल द्वारा कोई बात नहीं चलाई गई। हालांकि उनके लिए गोल्डन चांस था। तो ये दिखता है कि कांग्रेस और बीजेपी में मिली। दूसरी बात ये, अगर शैलेश दिखे, अगर विपक्ष की भूमिका निभाता होता तो रास्ते पे लोग नहीं होता, रास्ते पर विपक्ष होता। तो ये भी चीज दिखती है कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ दिखावा, बाकी कुछ नहीं। और एक और चीज देखिए आप, उसके बाद क्या किया गया कि मोदी जी ने कहा कि ये केस को सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज करेंगे, और चैलेंज कर तुरंत दूसरे दिन उस पर स्टे आ गया। तो इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? सही बात। तो ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल। अरुण भाई, मैं एक आखिरी सवाल आपको पूछना चाहूंगा। देखिए, जिस तरीके से मीडिया को लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जाता है, ठीक है, तो अभी इस समय में या पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट सकती है, तो मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैसे वो एक तरफी दिखा रहे हैं, या तो जो सही वास्तविकता होती है वो लोगों से दिखाने छुपाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत जगह पे आपने देखा भी होगा, आपको पता भी होगा कि बहुत जगह पे मीडिया वालों के ऊपर भी हमला किया है। तो ये हम कहीं ना कहीं ऐसा देख सकते हैं कि लोग कहीं ना कहीं मीडिया से भी नाराज है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मीडिया का अगर रवैया आप पूरा लॉकडाउन में देखेंगे तो मीडिया बहुत सारी चर्चा कर रही है। इस चर्चा को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मीडिया सरकार के गुणगान करने में बैठी हुई है। एक चीज समझिए आप, पूरे गुजरात में 1 लाख टेस्टिंग किए गए। अच्छा। हालांकि सूरत जो डिस्ट्रिक्ट था वहां से सिर्फ 6 लाख मजदूर थे। सूरत के डिस्ट्रिक्ट में 6 लाख मजदूर थे। अच्छा। जो लोग लोकल, उनको छोड़ दीजिए, सिर्फ 6 लाख लोग मजदूर थे सिर्फ सूरत सिटी से और सूरत जिले से। और पूरे गुजरात में कितना उन लोगों ने रिपोर्ट करवाया? 1 लाख। तो ये कितना एफिशिएंट है। दूसरी बात आपको ये बताना चाहूंगा कि रिपोर्टिंग को लेकर बहुत सारी जो गुजरात लेवल की जो मीडिया है उसने ये बता कि भारत सबसे ज्यादा टेस्टिंग कर रहा है। हालांकि नेशनल लेवल पर ये चीज गलत थी। तो मीडिया का रवैया
देखिए मीडिया हमेशा सरकार के विरोध में सही को सही, गलत को गलत कहने के लिए खड़ी रही। बिल्कुल। पहले अगर सरकार का कोई भी सरकारी नेता अगर कुछ उल्टा करता तो लोग उसे कहते कि आप अगर ऐसा करेंगे तो मीडिया में बोल देंगे, मीडिया को खड़ा कर देंगे। आज मंत्री लोगों को बोलता है कि मेरे पास मीडिया में मीडिया को खड़ा कर दो। तो मीडिया कम रही है, अब वो पार्टियों की प्रवक्ता ज्यादा बन गई। बिल्कुल। इसीलिए हम तो जो टेलीविजन की मीडिया उनको नहीं देखते, उनका बॉयकॉट करते हैं। सोशल मीडिया पे हमारा विश्वास है, सोशल मीडिया पर हम काम कर रहे हैं। और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब है, उनके जरिए भी हम सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश में लगे हैं। तो हमारा विश्वास बिल्कुल नहीं है। और हम तो ये पहले से 1992 से कहते आ रहे हैं, मीडिया पर 3.5% ब्राह्मणों का कब्जा है, तो मीडिया हमारा हो ही नहीं सकता। तो हमारा भरोसा तो पहले से नहीं, सोशल मीडिया पर हमारा भरोसा बन गया। बराबर है। वो सोशल मीडिया भी तो विदेश से है इसलिए, वरना ये भारत का होता तो कहीं ना कहीं उसमें भी वैसे ही सिचुएशन खड़ा कर देते। कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। मीडिया में भी, हाँ, सोशल मीडिया में भी एक चीज मुझे अभी अच्छी लगी कि अभी तक मैंने भी ऐसा रिपोर्टिंग नहीं देखा था कि ऐसे कोई शो हो, आमने सामने बात हो रही है। बिल्कुल। क्योंकि अभी तक बस वीडियो को कॉपी पेस्ट करने वाला कार्यक्रम ही शुरू रहा। तो जो डिबेट वाला कॉन्सेप्ट है वो अगर सोशल मीडिया में आप जैसे चैनल आगे कर रही, क्योंकि मैं शायद ये पहली चैनल देख रहा हूँ जो ऐसा कुछ कर रही है। तो ये जो टेस्टिंग वाला कार्यक्रम है उसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सोशल मीडिया में ऐसी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया लोग ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। और जो टीवी पे जो डिबेट दिखाई जाती है वो प्लान रहती, तो लोग ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन लेंगे। आपको भी बहुत बहुत बधाई ऐसा कार्यक्रम करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। बिल्कुल। अरुण भाई देखिए, अभी सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया कहा जा सकता है, ठीक है। तो मूल निवासी आवाज न्यूज ने एक पहल की है, पहल करने जा रही है कि लोगों के जो भी उभरते नेता है या जो भी नेता है, लीडरशिप जो कर रहे हैं, उन लोगों को अभी हमारे साथ जोड़ के जनता की तरफ से मीडिया मूल निवासी आवाज कुछ सवाल जवाब करेगी। जनता के जो भी कुछ सवाल जवाब है वो मीडिया के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को पूछेंगे। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे अपने दर्शक मित्रों को? तो वो भी आप अपना रवैया कुछ रखिए। नहीं, ये चीज है, मैं भी जितने भी लोग हैं, मूल निवासी आवाज की पूरी टीम को मैं शुक्रिया करना चाहूंगा कि ऐसी पहल की है। और जितने भी SC/ST OBC माइनॉरिटी जो चैनल देख रहे हैं, उनको भी मैं कहूंगा कि ऐसी चैनल को आप देखिए, फॉलो कीजिए, ज्यादा चर्चा हो रही है। दूसरी बात, ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो भी SC/ST OBC के बहुत सारे संगठन है, उनके अलग अलग लोग आकर अगर चर्चा करेंगे तो सारे लोगों के व्यू सामने आएंगे, सारे लोगों के बीच जो टकराव है वो भी कम होगा और एक अच्छा मतलब कोऑर्डिनेशन खड़ा कर पाएंगे। तो इसके लिए ये मीडिया बहुत जरूरी है और ऐसे कार्यक्रम मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। तो ऐसे कार्यक्रम के लिए सारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, देखना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बिल्कुल, थैंक यू अरुण भाई। और सभी दर्शक मित्रों को, सभी मूल निवासी समाज के युवाओं को, सबको मैं बताना चाहूंगा कि आमने सामने जो एपिसोड है वो आपने पूरा देखा है, उसके लिए धन्यवाद। और सबको शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करने का मत भूलिएगा। और सबसे बड़ी अहम बात है कि आपको जो लग रहा है कि ये हमारे समाज का नेतृत्व कर रहा है या उसके पास बहुत सारी ऐसी जानकारी है, तो कमेंट में उसका नाम लिखिए। जिसका भी जब बहुत ज्यादा आप बोलोगे उसके साथ हम कांटेक्ट करके उसके उन व्यक्ति को हम आपके बीच लाने की कोशिश करेंगे। और आपके भी जो भी ऐसे सवाल है तो सवाल भी कमेंट में लिखिए, जैसे हमें भी पता चले और उन व्यक्ति के तक हम पहुंचाने की कोशिश करें। तो सभी मित्रों को मैं एक अपील करना चाहूंगा कि आपके सवाल और आपका जो भी आप जिसको भी आप मानते हो कि जो हमारा समाज का नेतृत्व कर रहा है, उनका नाम अवश्य लिखे, जैसे करके हम आगे उसकी कैसे क्या करना है हमको मार्गदर्शन मिले। थैंक यू, धन्यवाद। और अरुण भाई आपका भी समय देने के लिए धन्यवाद।
थैंक यू। जी जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।